गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा अध्ययन है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण, तो राष्ट्र निर्माण से क्या अभिप्राय है? हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? तो राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाता है? तो राष्ट्र कोई भवन बिल्डिंग तो है नहीं कि हम सीमेंट सरियालो आदि लेकर जैसे उसका निर्माण करेंगे। राष्ट्र का निर्माण कैसे का क्या अभिप्राय है? राष्ट्र के विकास से। तो राष्ट्र का विकास कैसे संभव है? जब राष्ट्र के नागरिकों का विकास होगा और राष्ट्र के नागरिकों के हृदय में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होगा, अर्थात राष्ट्रवाद की भावना राष्ट्र निर्माण में सहायक है। एक राष्ट्र के नागरिकों का अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। राष्ट्र निर्माण का अर्थ यहाँ पर हम देखते हैं, लुसिन पाई ने इस संबंध में बहुत ही अच्छी डेफिनेशन जैसे दी है। लुसिन पाई क्या कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग छोटे कबीलों, गांव और नगरों या छोटी रियासतों के प्रति वफादारी बंधनों को जैसे छोड़कर एक विशाल केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली की ओर मोड़ जाएं, अर्थात जहां पर लोग यह क्या कहते हैं, कबीले, गांव। देखिए उदाहरण के लिए मैं आपको इसको सरल ढंग से समझाती हूँ। देखो, हम जब अपने गांव में कहीं पर इकट्ठे होते हैं तो वहां पर हमारे ये देखते हैं कि ये दूसरे मोहल्ले वाले हैं, हम अपने मोहल्ले वालों को ही अपना समझते हैं कि हम एक मोहल्ले के, ये दूसरे मोहल्ले के। वहां पर हमारे में अपने मोहल्ले के प्रति जो वफादारी का भाव होता है, दूसरे मोहल्ले वालों को हम पराया दूसरा समझते हैं। अगर हम अपने गांव, अपने नगर से बाहर जाते हैं, मानो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लेते हैं, तो हम ये कहेंगे हम दादरी डिस्ट्रिक्ट के, वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो उनको हम अलग मानते हैं। हम अपने डिस्ट्रिक्ट वालों को ही अपना मानते हैं। इससे ऊपर यदि हम राज्य स्तर पर लेते हैं तो ये बिहारी, मैं हरियाणवी, मैं हरियाणा का, ये बिहार का, ये यूपी का, ये तो इस आधार पर हम भेदभाव करते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं तो यदि हम दूसरे देश में किसी अपने व्यवसाय के लिए या किसी और कार्य के लिए अगर हम जाते हैं और वहाँ पर हमें कोई अपने देश का व्यक्ति मिलता है, तो वहाँ पर हम नहीं तो ये देखेंगे कि हमारे मोहल्ले का है या नहीं, नहीं ही हम ये देखेंगे कि ये हमारे नगर का है या नहीं, नहीं ये देखेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का है या नहीं, नहीं उस समय हम ये देखते कि ये हमारे स्टेट का है या नहीं, ये हमारे देश का है। तो वो उस समय हमारे राष्ट्रीय भावना होती है कि ये भी भारतीय, मैं भी भारतीय, तो हम भारतीय। तो उस समय ये अपने मोहल्ले के प्रति, नगर के प्रति, जिले के प्रति जो संकीर्णता, जो ये क्षेत्रीय भावना जो हमारे अंदर होती है, जो कि राष्ट्रवाद में बाधक है, ये हमारे अंदर नहीं होती। और राष्ट्र के प्रति कि हम सब एक राष्ट्र के हैं भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है। तो यही बात इस परिभाषा के माध्यम से लुसिन पाई ने समझाई है कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग छोटे छोटे कबीलों, जैसे मैंने बताया मोहल्लों, गांवों, नगरों और छोटी रियासतों जैसे डिस्ट्रिक्ट के प्रति वफादारी और बंधनों को छोड़कर, उनके प्रति छोड़कर विशाल केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली अर्थात अपने देश, अपने राष्ट्र की ओर मुड़ जाएं। यही भावना राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है, यही राष्ट्र निर्माण में सहायक है। तो इसी को राष्ट्र निर्माण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम क्रिकेट मैच में इस भावना को जैसे सही ढंग से देख सकते हैं। मानो जैसे, क्योंकि क्रिकेट का मैच ही ज्यादा जैसे लोकप्रिय है, मानो क्रिकेट मैच होता है और वह भी भारत पाकिस्तान का,
तो दोनों ही टीमें मैदान में हैं और यदि हमारी टीम के खिलाड़ी चौके लगाते हैं, छक्के लगाते हैं, देखो हम किस प्रकार खुशी से उछल पड़ते हैं कि हमारी जीत है, हमारे खिलाड़ी हैं। और यदि दूसरी टीम वाले ऐसा करने लगे तो एकदम निराश हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, राष्ट्र प्रेम की भावना। यदि देश में युद्ध की स्थिति आती है, ऐसी है, तो भी हमारी भावना अपने देश के साथ जुड़ जाती है। तो ये क्या है, ये राष्ट्र प्रेम की भावना, यही राष्ट्र निर्माण में सहायक है, यही है राष्ट्र निर्माण। तो जैसे हमारा टॉपिक क्या था, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो राष्ट्र निर्माण में बाधक तत्व क्या है, इसकी चुनौतियां क्या होती हैं, जैसे हम देखते हैं। तो राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़े बाधक तत्व सांप्रदायिकता इसमें बाधक तत्व कैसे है। सांप्रदायिकता क्या है, पहले तो हम ये समझेंगे। सांप्रदायिकता है धार्मिक भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, अर्थात अपने धर्म को सर्वोच्च मानना, श्रेष्ठ मानना और अन्य धर्मों से घृणा करना। भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव करना ही सांप्रदायिकतावाद है। तो हमारा देश बहुधर्मी देश है, बहुत से धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत से सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हमारे देश में जैसे ऐसी घटनाएं होना ये स्वाभाविक है। और ज्यादा हम देखते हैं कि इसका मुख्य उदाहरण तो है हमारे देश का विभाजन ही सांप्रदायिकता के कारण हुआ था। भारत पाकिस्तान किस आधार पर बने थे, धार्मिक भेदभाव के आधार पर। हिंदू मुस्लिम जो है धार्मिक भावना हुई थी इसी के आधार पर। और अब भी हम देखते हैं कई बार देश में ऐसी नाजुक स्थिति आ जाती है जब ऐसे सांप्रदायिक दंगे भी कई बार होते हैं। और ये सब क्या करते हैं, ये राष्ट्रवाद के लिए घातक हैं, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए बाधक हैं, घातक हैं। तो राष्ट्र निर्माण में सबसे ज्यादा बाधक तत्व क्या है, सांप्रदायिकतावाद। दूसरा क्या है, जातिवाद। जातिवाद भी ऐसे ही है, अपनी जाति को श्रेष्ठ मानना और अन्य जातियों को निम्न मानना और उनसे भेदभाव करना। तो हम देखते हैं कि हिंदुओं में जातिवाद भावना अधिक होती है। सवर्ण जाति के लोग जैसे दूसरी जाति वालों से भेदभाव जैसे किया जाता था। हालांकि जैसे जातिगत भेदभाव कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी ऐसी भावनाएं देश में जैसे कई बार ज्यादा भड़क जाती हैं और उनके कारण हम देखते हैं हिंसात्मक घटनाएं भी होती हैं। तो जातिगत भेदभाव भी राष्ट्र निर्माण में बाधक है। अपने जाति को ही श्रेष्ठ मानना, दूसरों से इसके आधार पर भेदभाव करना। तो उस समय राष्ट्रीय हितों को न देखकर हम अपने समय के जातिगत जो है अपने वर्ग के हितों को ही अधिक महत्व देते हैं। तो ये भी राष्ट्रवाद के लिए घातक है। अगला पॉइंट है भाषावाद। भाषावाद, भाषा के आधार पर भेदभाव करना। तो हम देखते हैं कि वैसे तो हमारे देश में जैसे हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, केवल राज्य भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं। और लेकिन अब भी बहुत से ऐसे जैसे ये क्षेत्र हैं जहाँ पर हिंदी भाषा का विरोध होता है। महाराष्ट्र है, इधर गुजरात है, जहाँ पर अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपनी भाषा को अन्य भाषाओं से श्रेष्ठ मानना, तो ये भाषावाद किस तरह से बाधक है। भाषा के आधार पर समय समय पर अलग से राज्य बनाने की मांगें उठती रही हैं और बने भी हैं। आंध्र प्रदेश है, भाषा के आधार पर हुआ था महाराष्ट्र। तो इसी प्रकार से भाषा के आधार पर जैसे अलग राज्य की मांगें उठती रही हैं, अलग राज्य बने हैं, तो ये भी राष्ट्र निर्माण में बाधक है। ऐसे ही अगला पॉइंट है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव। तो एक ही क्षेत्र के लोग जो
मतलब जैसे एक ही राज्य के लोग क्षेत्रीय आधार पर, भौगोलिक आधार पर दूसरों से अपने आप को भिन्न मानने लगते हैं। ज्यादातर ऐसी समस्या जैसे आर्थिक असंतुलन के कारण उत्पन्न होती हैं। कई बार राजनीति भी इसका कारण होती है। जब एक जो राजनेता एक क्षेत्र का होता है तो वह अपने ही क्षेत्र के विकास पर अधिक ध्यान देता है, जिसे दूसरे क्षेत्र के लोग, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग उससे संतुष्ट हो जाते हैं और वे अपने क्षेत्र को अलग करने के लिए अपना अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं। तो ये क्षेत्रवाद की भावना भी राष्ट्र निर्माण में बाधक है। इसी प्रकार से अगला पॉइंट हमारा है सांप्रदायिक राजनीतिक दल। देख, सांप्रदायिकता हमने पहला पॉइंट देखा था, ये राजनीतिक दल जो धर्म के आधार पर अनेक राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, जैसे अकाली दल है, सिख धर्म से संबंधित है, बजरंग दल है, शिवसेना है, हिंदू धर्म से संबंधित, मुस्लिम लीग मुस्लिम धर्म से। तो जिन पार्टियों के नाम ही किसी धर्म से संबंधित है और वे अपने ही धर्म का जैसे प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इस प्रकार भी लोगों में धार्मिक भेदभाव उत्पन्न होते हैं। तो सांप्रदायिक राजनीतिक दल भी राष्ट्र निर्माण में बाधक हैं। अगला पॉइंट क्या है? राजनीतिक अवसरवादिता। राजनीतिक अवसरवादिता, अवसरवादिता क्या होते हैं? मौका परस्त, मौके का लाभ उठाना। तो राजनेताओं में का ये एक विशेष गुण होता है, अवसरवादिता। तो राजनेता कैसे अवसरवादी होते हैं? राजनेता जनता के भोलेपन का लाभ उठाते हैं और उन्हें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भड़काकर उनका एकमात्र मकसद होता है वोट प्राप्त करना। और इस प्रकार से ही वो यदि लोगों में देखते हैं कि किसी तरह से धार्मिक आधार पर या सांप्रदायिक आधार पर उनको डिवाइड किया जाए, जैसे अंग्रेजों ने अपनाए थे ना, राज करो फूट डालो और शासन करो की नीति, तो ऐसे ही नीति आज हमारे अवसरवादी नेता भी अपनाते हैं, जो कि राष्ट्र निर्माण में घातक है। लोगों को धर्म और जाति के आधार पर भड़काने का काम करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? गरीबी और निरक्षरता। गरीबी और निरक्षरता, अनपढ़ता। गरीबी निरक्षरता किस प्रकार से बाधक है? देखो, गरीबी के कारण आज एक व्यक्ति जिस तरह से मजदूर है, गरीब व्यक्ति है, तो वो आज अपने वोट से ज्यादा अपने एक दिन की मजदूरी को अधिक महत्व देता है। वो वोट डालने के लिए जैसे छुट्टी करना उचित नहीं मानता कि आज काम पर जाएं, नहीं, वोट में क्या है, एक दिन के जैसे मजदूरी जैसे जाती। तो इस प्रकार से गरीबी के कारण कई बार अपने वोट भी बेच देते हैं, कुछ पैसों के लालच में ये वोट बेच देते हैं। और इसका कारण निरक्षरता भी है। निरक्षरता के कारण उन्हें अपने वोट की कीमत का ज्ञान नहीं होता, उनका वोट कितना महत्वपूर्ण होता है, उनके एक वोट से किस प्रकार से अयोग्य व्यक्ति जैसे शासन में, सत्ता में आ जाते हैं और वे फिर ऐसे नियम बनाते हैं, ऐसे भ्रष्ट नेता आते हैं, बाद में वे समय ही हमारे हितों के विरोधी होते हैं। तो इस प्रकार से गरीबी और अनपढ़ता भी राष्ट्र हित के लिए बाधक है। अगला हमारा पॉइंट है आंदोलनों तथा हिंसा की राजनीति। आंदोलन, तो आंदोलन क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? देखो, सामाजिक आंदोलन भी होते हैं, जैसे पर्यावरण के रक्षण के लिए आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, व कुछ वर्ग विशेष के हितों के लिए भी आंदोलन जैसे होते हैं। और एक लोकतांत्रिक देश में तो आंदोलनों का होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार का ढर्रा ही कुछ ऐसा बन जाता है यहाँ पर कि जब तक जनता कोई आंदोलन न करे, कोई हिंसात्मक ऐसी घटनाएं न हो, तब तक सरकार का ध्यान जनता की समस्याओं की तरफ नहीं जाता। परंतु ये आंदोलन और ये हिंसात्मक जो घटनाएं होती हैं, ये राष्ट्र निर्माण में बाधक होती हैं। तो क्योंकि इनमें हम क्या करते हैं, उस समय जैसे असंतोष जो जनता होती है वो आक्रोश में आकर जन संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है
और इससे राष्ट्र निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जैसे धर्म के आधार पर जिनकी संख्या कम होती है। तो अल्पसंख्यक जैसे जहां पर होते हैं, देखो यदि हम धर्म के आधार पर लें या जाति के आधार पर लें, जहां पर एक धर्म के जैसे लोग कम होते हैं, एक धर्म के लोग अधिक होते हैं, तो कम वालों में ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि हमारे जो हित सुरक्षित नहीं है, हमको जैसे बहुसंख्यकों के द्वारा दबाया जाएगा, क्योंकि हमारी राजनीति क्या है? बहुमत की राजनीति है और बहुमत बहुसंख्यक का होता है। तो इस प्रकार से जब बहुसंख्यक वर्ग का नेता बनता है तो अल्पसंख्यक के अंदर ये भावना आ जाती है कि हमारे हित सुरक्षित नहीं है, और ऐसी भावना असंतोष को जन्म देती है। असंतोष से क्रांति होती है। तो इस प्रकार से अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की जो ये भावना आती है, ये भी राष्ट्र निर्माण के लिए घातक है। अगला हमारा पॉइंट है अपर्याप्त संसाधन। संसाधन मानवीय संसाधन में प्राकृतिक जैसे संसाधन हैं। तो जब देश में इस प्रकार के संसाधनों की कमी होती है, तो क्योंकि संसाधनों की कमी होगी तो हमारी आर्थिक स्थिति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और रोजगार पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जनता में उससे जैसे अपने आप ही असंतोष की भावना आ जाती है। परंतु इनमें सबसे मुख्य तौर पर जैसे हम देखते हैं तो ये जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, भाषावाद आदि यही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो ये हमारा प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण से क्या अभिप्राय है, राष्ट्र निर्माण किसे कहते हैं और राष्ट्र निर्माण के बाधक तत्व क्या हैं। धन्यवाद।